हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हमारी है क्लास नंबर 20 और आज भी हम टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। और आप चाहे टीजीटी के स्टूडेंट हैं, जीआईसी के स्टूडेंट हैं, बोथ एग्जाम्स में और अदर एग्जाम्स में भी जहां पर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपको, मतलब आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में। ओके, मैं यहाँ पर ये कोई गारंटी नहीं लेती हूँ कि आप मेरी वीडियो देखिए और नौकरी पाइए, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है सिर्फ आपको हेल्प करना, आपको स्कैफोल्ड करना, जिससे आप अच्छे से अच्छे बेहतर प्रिपरेशन कर सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित रेशों में से कौन सा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर आपके सामने फाइबर्स दिए हुए हैं, कौन सा पौधे के मतलब प्लांट के स्टेम से नहीं मिलता। तने का मतलब होता है स्टेम से प्राप्त नहीं किया जाता। तो सन, पटसन, जूट, कपास, इजी सा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। तो कपास जो है आपको पता है कि वो बीज से मिलता है, मतलब सीड से मिलता है, सीड से ये रेशे प्राप्त किए जाते हैं कपास के, कॉटन के। जबकि सन, पटसन को हैम्प बोलते हैं, ठीक है, जूट को जूटी बोलते हैं, सन को सनी बोलते हैं इंग्लिश में। ये सब आपके स्टेम की रेटिंग से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब तने से प्राप्त किए जाते हैं ये इसके रेशे। क्लियर हो गया? तो इजी सा क्वेश्चन था पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। लाल मिर्च तीखी क्यों होती है? इसमें क्या पाया जाता है? रिसिन पाया जाता है, कैप्सेइसिन पाया जाता है, एरिकोलिन पाया जाता है या कैफियोल पाया जाता है? तो इसमें कैप्सेइसिन पाया जाता है, ठीक है, कैप्सेइसिन, जिसकी वजह से एक एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, मतलब क्रिस्टलीय मैटर होता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H27NO3, ठीक है, कैप्सेइसिन। इसके कारण जो है मिर्च का जो स्वाद है या जो मतलब उसका टेस्ट है वो बहुत ही तीखा होता है, इस कह सकते हैं मैटर के कारण, इस क्रिस्टलीय पदार्थ के कारण। क्लियर हो गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के, मतलब रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है ना जिसके बारे में हमने पढ़ा है, फाइबर्स ऑफ कॉमर्स पैदा करता है। मतलब जो तंतु है जो आपके कमर्शियल लेवल पर यूज किया जाता है सिल्क का फैब्रिक बनाने के लिए, वो बनाता है, मतलब वो सिल्क का प्रोड्यूस करता है। जब वो एग फॉर्म में होता है, जब वो लार्वा के फॉर्म में होता है, जब वो प्यूपा के फॉर्म में होता है, जब या इमेगो के फॉर्म में होता है, मतलब पूरा कीट बन जाता है। तो जब वो प्यूपा की फॉर्म में होता है, जब रेशम का कीड़ा प्यूपा में होता है, ठीक है, तब वो क्या करता है, तंतु को उत्पन्न करता है और वो पूरा तंतु जो है वो उसके ऊपर लिपटता चला जाता है ना, एकदम रील की तरह लिपट के फिर वो कोकून बन जाता है। लार ग्रंथि से अपने वो निकालता है फाइबर को, और वो फाइबर जो है वो उसके ऊपर ऐसे रोल 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 होके एकदम आपको ऐसा करके मिलेगा, जिसके ऊपर रोलिंग की होती है धागे की, तो वो कोकून बना देता है। उस कोकून को ही तो हम लोग जो प्रोडक्शन होता है कमर्शियल लेवल पर, उसको गर्म पानी में डाला जाता है, जिससे उसको सेरीन गम होता है वो निकल जाता है और आराम से वो कीड़ा मर जाता है, और वो जो क्या कहते हैं आपके जो धागा है वो निकाल लिया जाता है। और जो कोकून पूरा डेवलप हो जाता है वो उसको फाड़ते हुए रील को बाहर निकल जाता है, उसका कीड़ा बन जाता है, जिस वजह से वो जो रील होती है वो खराब हो जाती है। तो जहां कमर्शियल लेवल की बात आ रही है तो वो प्यूपा जो एज होती है उसमें जो है वो अपने ऊपर धागा लपेटना स्टार्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं क्या? जब भी आप अनियन काटते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी आंखों से टीयर्स आने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं। वो क्यों होता है? सल्फोनिक एसिड के कारण, सल्फेनिक एसिड के कारण, अमीनो एसिड्स के कारण या कार्बोलिक एसिड के कारण? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आई थिंक आपके बी, यस, सल्फेनिक एसिड। प्याज काटने पर जो है सिंथेज, SYNTHASE, सिंथेज नामक एक एंजाइम निकलता है, ठीक है। ये सिंथेज एंजाइम क्या करता है, जो प्याज में सल्फॉक्साइड मतलब अमीनो एसिड, जो सल्फॉक्साइड्स होते हैं उनको सल्फेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? सल्फेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो है आपकी आंख से आंसू निकलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लहसुन का जो तीखापन है वो किसके कारण होता है? लहसुन की अभिलाक्षणिक का गंध का कारण मतलब क्या है? उसमें क्लोरो यौगिक पाए जाते हैं, मतलब क्लोरो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, सल्फर कंपाउंड्स पाए जाते हैं, फ्लोरीन कंपाउंड्स पाए जाते हैं या एसिटिक एसिड पाया जाता है? तो जो लहसुन होता है, गार्लिक होती है, उसमें बहुत तीखी स्मेल होती है, ठीक है। वो क्यों होती है? वो उसमें आपके सल्फर यौगिक मतलब गंधक यौगिक, सल्फर कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिस वजह से उसमें बहुत तीखी स्मेल आती है।
ठीक है। और इसके अलावा आपके प्याज में, सरसों के तेल में भी ये सल्फर पाया जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बहुत इजी। लौंग क्या है आपके? यूजीनिया कैरियोफाइलेटा, ठीक है। इसका एक आपके जो है मतलब कह दीजिए एक प्लांट है जिसकी ये कली है जिससे ये पाया जाता है। छोटे कद का प्लांट है, सदाबहार प्लांट है। और लौंग का यूज़ हम लोग मसालों में, औषधियों में, फूड प्रोडक्ट्स में करते हैं बहुत अच्छे से। मैंने क्लोव्स के बारे में आपको स्पाइसेस वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ भी है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ कि जो लौंग है ये क्या है? बंद कलियां हैं, इनको आप पुष्प कलिका भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ आपके फूड प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है। इसके अलावा आपके दांत के दर्द में भी किया जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है शाइजीजियम एरोमेटिकम। क्या नाम है? शाइजीजियम एरोमेटिकम, ठीक है। और ये फैमिली मिट्रेसी, मतलब मिट्रेसी कुल का एक पौधा है। कौन सा कुल का पौधा है? मिट्रेसी कुल का पौधा है। इसका साइंटिफिक नेम है शाइजीजियम एरोमेटिकम, ठीक है। और इसका जो जन्म स्थल है ना वो इंडोनेशिया माना जाता है। और अभी तो ये पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। 10 से 20 मीटर तक का इसका प्लांट होता है और इसमें आपके ये सूखे सूखे फूल होते हैं जिनको आपके लौंग बोला जाता है। क्लियर हो गया? क्लोव्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? आप जो है रेशम के बारे में पढ़ते हैं, सिल्क के बारे में पढ़ते हैं, तो आप टाइप्स भी पढ़ते हैं सिल्क के, ठीक है। तो जो मकड़ियों के द्वारा रेशम प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे आपके टसर बोलते हैं, मूंगा बोलते हैं, गॉसमेर बोलते हैं या अहिंसा रेशम बोलते हैं? उसे गॉसमेर रेशम बोलते हैं। कौन सा रेशम बोलते हैं? गॉसमेर रेशम। अब जहां भी आपने रेशम के बारे में पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, वहां पर ये पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में आपका कौन सा, मतलब आपका क्या मानना है, आप क्या समझते हैं और कौन सा कथन इनमें से बैक्टीरिया के बारे में सही है? 1 मिनट। कि ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, ये वनस्पति या जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ठीक है। ये फूल देने वाली व फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या होते हैं? ये आपके बहुत ही सूक्ष्म यूनिसेलुलर, ठीक है, एक कोशिकीय प्रिमिटिव्स हैं, मतलब जीव हैं जो कि मोनेरा फैमिली में रखे जाते हैं, ठीक है। और इसमें से ये कोई भी नहीं है सॉरी, ये ना तो जीवित मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, ना ही वनस्पति जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ना फूल देने वाली, फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा, मतलब ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ बैक्टीरिया क्या है। बहुत ही इजी, बहुत माइक्रो और बहुत ही मतलब छोटे और यूनिसेलुलर प्रिमिटिव्स हैं, जीव हैं जिन्हें मोनेरा आपके जो कुल है उसमें रखा जाता है। ये हमारे लिए दोनों तरीके से होते हैं, बेनिफिशियल्स भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। जैसे आपके कर्ड का बैक्टीरिया बेनिफिशियल है हमारे लिए, फर्मेंटेशन का जो बैक्टीरिया होता है वो बेनिफिशियल है हमारे लिए, लेकिन कुछ आपके हानिकारक भी होते हैं, ठीक है। और इसका जो अध्ययन है वो बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, खमीर एक उदाहरण है। खमीर क्या होता है? जो आप यूज करते हैं खमीर, वो किस चीज का उदाहरण है? ईस्ट जिसे आप बोल सकते हैं, जिसको आप फर्मेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये किसका उदाहरण है? जीवाणु का, कवक का, विषाणु का, शैवाल है। मतलब ये है क्या? खमीर बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है या शैवाल? ये फंगस है स्टूडेंट। ये एक कोशिकीय यूनिसेलुलर आपके बहुत छोटा सूक्ष्म जीव होता है जो कि आपके कार्बनिक पदार्थों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एक फंगस है, बैक्टीरिया नहीं है। ये क्या है? फंगस, कवक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट और मशरूम्स क्या हैं? अब जो मशरूम्स आपके निकले हुए होते हैं, मशरूम्स के बारे में आप जानते हैं, और ईस्ट है वो क्या है? वो आपके एल्गे हैं, शैवाल हैं, नग्न बीजी विकृत बीज हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म्स हैं, या आपके फंजाए हैं, या आपके ट्यूबरस रूट है। तो ये आपके फंजाए हैं। कुछ लोग इसे फंगी भी बोलते हैं, बट इसका प्रोनाउंसिएशन आई थिंक फंजाए ही होता है। तो आपके ईस्ट और मशरूम्स जो हैं वो आपके फफूंद हैं या आपके पर्ण रहित होते हैं, मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, एक क्लोरोफिल्स होते हैं ये, ठीक है। और ये हमेशा जो है भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं। ओके, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके फंजाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट।
अब वो तो आप ही बताएंगे मुझे कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? ये बात हो गई आपके सेल की, ठीक है। जब आप सेल पढ़ते हैं तो न्यूक्लियस पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के अलावा न्यूक्लियस में डीएनए पाए जाते हैं, क्लियर है। अब न्यूक्लियस के अलावा इनमें से और कौन सा पार्ट है जिसमें डीएनए पाया जाता है आपके, बताइए। सेंट्रियोल, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है? ये सब आपके सेल के पार्ट्स हैं। सेल वाला वीडियो देखिएगा, जिन्होंने नहीं देखा है बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये सब सेल के पार्ट्स हैं आपके। तो अगर न्यूक्लियस के अलावा हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया और आपके क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जो होते हैं, इनमें आपके डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या है? आपके आनुवांशिक पदार्थ है जो क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया आंसर हो जाएगा, जिसे आपके पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। नेक्स्ट, ये सब सेल के पार्ट्स हैं, ठीक है। मानव में, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? हमने ये बात कई बार करी है और मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया हुआ भी है अच्छे से। ह्यूमन एनाटॉमी में आता है ये चैप्टर। और हमने क्या बात करी थी कि 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था? ट्राइसोमी हो जाती है। अगर 21वें नंबर के गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो गई है, मतलब वहां पे कितने हो गए हैं आपके 2n+1 हो गया, सॉरी, है ना। तो कितने हो गए? 3 हो गए। टोटल कितने होने चाहिए जोड़े? 2 होते हैं। जोड़े में कितना 2 ही होते हैं ना, लेकिन वहां पे 3 हो जाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? उस बीमारी को डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तो कितने हो जाते हैं उसमें, उस पेशेंट में कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम डिजीज होती है। नॉर्मल कितने पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं, ठीक है। 23 तो जोड़े होते हैं। 23 और 23 को आप जोड़ेंगे तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? जिसमें फीमेल में XX पाया जाता है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन का होता है, और मेल में XY पाया जाता है। ये भी बात हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, तो आप वो वीडियोस देखिए और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस ऑर्गेनल को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है ये आप पढ़ेंगे, रिसर्च कीजिए, इससे आपकी ही बुद्धि खुलेगी, आपका ही दिमाग खुलेगा, आपको 4 बातें ज्यादा पता चलेंगी, आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर होंगे। इसके लिए मैं बोलती हूँ उसको रिसर्च कीजिए और आंसर कीजिए। वाई माइटोकॉन्ड्रिया कॉल पावर हाउस ऑफ द सेल, इससे आप पढ़ेंगे तो इससे आपकी 4 बातें क्लियर होती हैं, ठीक है ना। और पढ़ना ही है। और अगर कुछ बच्चे ऐसे डिपेंडेंट है कि बस जो करा दिया गया है यूट्यूब पे बस वही बहुत है, तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप खुद से पढ़ेंगे नहीं, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, आप पास नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? अब हम टाइप्स ऑफ सेल्स में एनिमल सेल्स पढ़ते हैं, प्लांट सेल पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डिफर क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ऑर्गेनल्स तो दोनों में पाए जाते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है, बहुत सी चीजें जो पाई जाती है, कुछ चीजें नहीं पाई जाती हैं। मेन डिफरेंस किस चीज का होता है? मेन डिफरेंस सेल वॉल का होता है, ठीक है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से क्यों भिन्न होती है? क्योंकि पादप कोशिका के पास एक और आवरण होता है जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो कि सेलुलोज से बना हुआ होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और जबकि आपकी जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो सबसे मेन डिफरेंस जो होता है वो आपका होता है कोशिका भित्ति, इसको सेल वॉल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन संश्लेषण होता है सेल्स के अंदर, सेल ऑर्गेनल्स में, किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके कितनी बार पीजीटी में पूछा जा चुका है, जीआईसी में पूछा जा चुका है, आपके नेट में भी पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स, या गोल्गी apparatus और माइटोकॉन्ड्रिया, या लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया? तो जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन क्यों? क्योंकि प्रोटीन ही तो सेल्स को मेडअप करता है, बिल्डअप करता है, टिश्यूज का फॉर्म करता है। तो उसके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइबोसोम्स की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। राइबोसोम्स आपके लगे रहते हैं प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण के लिए, उन्हें वर्क बेंचेस बोला जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके राइबोसोम्स, लेकिन साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बेस्ट है, सबसे सही है, ठीक है। राइबोसोम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट,
हमारे तंत्र में एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। हमारे जो इस सिस्टम है, जो आपका बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें सबसे ज़्यादा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो अणु है, जो हमारी बॉडी यूज़ करती है एनर्जी के लिए, वो देता कौन है? सबसे ज़्यादा कौन सी साइकिल देती है आपके? ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र बोलते हैं, या अंतिम श्वसन श्रृंखला, जल अपघटन, तो क्रेब्स साइकिल है। ठीक है, जो कहाँ होती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब कंप्लीट होती है। और इसकी खोज किसने की थी? हैंस क्रेब्स ने 1937 में की थी, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल बोला जाता है। सबसे ज्यादा एटीपी के जो अणु हैं वो क्रेब्स साइकिल से आपके उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन क्या है? जीन आपके डीएनए का एक भाग है, डीएनए हिस्टोन का भाग है, डीएनए आरएनए का हिस्टोन का भाग है, सभी का। तो जीन जो है आपके, ये आपके डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए का सब अत्यधिक लंबा कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है। इसी के छोटे छोटे खंडों को हम जीन कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर गुणसूत्र में, हर डीएनए में, तो ये डीएनए का एक भाग होता है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आनुवांशिकता का जनक कौन है? जेनेटिक्स कौन है? अब जेनेटिक्स के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, जेनेटिक्स के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ब्रांचेस ऑफ साइंस कराई हुई हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी ब्रांच में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग वो भी वीडियोस देखिए, और देखा हुआ है, आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्हें नहीं पता है, जिन्होंने नहीं देखा है, वो देख सकते हैं, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपको नोट्स बनाने में। तो आनुवांशिकता के जनक के रूप में आप जीजे मेंडल को देखते हैं, जीजे मेंडल को, जो कि मटर वाला उनका एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, या इनमें से कोई भी नहीं है? क्या है राइबोसोम्स आपके? तो राइबोजाइम्स या राइबोसोम आपके जो आरएनए होते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आपके आरएनए अणु होते हैं, जो कि आपके बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, उनको उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। इनके अंदर एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। इनकी खोज भी पूछी जाती है किसने करी थी? तो थॉमस और कैचने और सिडनी ऑल्टमान ने 1989 में की गई थी, जिसके लिए उनको 1989 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, मतलब उन्होंने की थी 1989 में, उन्हें पुरस्कार मिला था, उस समय खोज नहीं की थी। 1989 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये सारा मैंने सेल वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आए हुए ही हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पीडीएफ बनाया थी, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो आरएनए को बोलते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स आरएनए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस किक ने, ग्रेगर मेंडल ने, जोहानसन ने, हरगोविंद खुराना ने, या आपके इनमें से किसी ने भी नहीं की थी? तो बिल्कुल आपके यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से तो किसी ने नहीं की थी। जो आपके डीएनए की खोज है वो आपके MH बोला जाता है, विलिंकिस और फ्रैंकलिन ने की थी। फ्रैंकलिन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उन्होंने वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। ठीक है, फ्रैंकलिन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वो पहचान डीएनए की जो थी वो स्विट्जरलैंड के आपके कोई केमिस्ट्री के शास्त्री थे, उन्होंने फ्रेडरिक मिशर ने की थी। तो सबसे पहले पहचान और जो खोज है वो आपके फ्रैंकलिन ने की थी। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प नहीं करता? अब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में आपके नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को जो मिट्टी है, जो सॉइल की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो है, उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, कुछ ऐसे उर्वरक पाए जाते हैं जो क्या करते हैं उसमें, या कह सकते हैं आपके ऐसे एल्गे पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जो उसको उसमें मतलब मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स बना लेते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक सबसे ज़्यादा जो आपके इंपॉर्टेंट फसलें होती हैं, जो उगाई जाती हैं, वो आपके दलहनी फसलें होती हैं, जैसे आपके चना, मटर, सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फसलें होती हैं। ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि जब धान की खेती होती है उसमें जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसके लिए आप उसमें यूरिया डालते हैं, दुनिया भर की चीज़ें प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं
जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे राइजोबियम सुना होगा आपने, ठीक है, राइजोबियम है, या आपके एजेटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, एसेटोबैक्टर्स है, बीजीए है, एजोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ऐसे ही नहीं पढ़ा रही हूं मैं, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो इनमें से कौन सी फसल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं है? अभी हमने करा धान नहीं है, जबकि चना, मटर, सेम ये सब दलहनी फसलें हैं और ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना हुआ है? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है बताइए? बोन्स पाई जाती हैं, या ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, या त्वचा मांसपेशी अंग पाए जाते हैं, या वाटर पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। 75% तक कहते हैं कि हमारे शरीर में 70% तक, 75% भी कहीं कहीं पे माना जाता है, या 70% तो पानी होता ही होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो बॉडी का वेट होता है वो वाटर की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी है? सोयाबीन आपके जो है इसमें कौन सा होता है? तो इसमें राइजोबियम जेपोनिकम होता है, ठीक है, राइजोबियम जेपोनिकम। जब वो सोयाबीन की खेती की जाती है तो राइजोबियम जेपोनिकम है, और इसके अंदर बहुत डिटेल्ड स्टडी है। फिलहाल आपके हिसाब से जितना मैंने बताया है, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गे है, ठीक है। तो ये क्या करता है आपके जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होता है, राइजोबियम जेपोनिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, जो पैर की हड्डी होती है, पाँव की हड्डी, वो कैसी होती है? आपके खोखली होती है, या आपके जो है सरंध्री होती है, ठोस होती है, या कीलक होती है? तो जो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है वो ठोस होती है, ठीक है, ठोस मतलब सॉलिड होती है। और इसके अलावा आपके जांग में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? नेम पता है आपको? टिबिया, फिबुला, ठीक है ना। तो ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके ठोस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 100, 200, 300 या कोई नहीं? तो कितनी होती है बोन्स हमारी बॉडी के अंदर? 206 होती है ना। तो ये तो सारे ऑप्शन गलत हैं बिल्कुल। 206 होती हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। 20 वर्ष की आयु मतलब एक अडल्ट है, अच्छा खासा बिल्कुल डेवलप है, तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? या नॉर्मल मानव कितनी हड्डियां ज्ञात है आज तक? तो 206 हड्डियां हैं, ठीक है, जबकि छोटे बच्चों में हड्डियां ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट, कौन सा लवण मानव की हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? मतलब कौन सा जो मिनरल है वो कौन सा पाया जाता है बोन्स में? तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी हुई होती है हड्डियां, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी मतलब स्कल में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 28, 30, 32, 40 कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो स्कल में आपकी जो बोन्स की संख्या होती है वो 28 होती है, जिसमें से 8 आपके जो है ब्रेन केस होती हैं, कार्नियम बनाती हैं, 14 हड्डियां हमारे चेहरे पर होती हैं, फेस का कंकाल बनाती हैं, 6 आपके जो है ईयर बोन्स होती हैं जो कि आपको सुनने में सहायता करती हैं, और हायोड होती है एक आपके जो आपके कंठ के बीच जीवा के नीचे स्थित रहती है। ये सारा स्केलेटन सिस्टम में पढ़ाया हुआ है, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिक और टिश्यूज जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, मतलब इलास्टिक को, बोन्स को मसल से कौन सा टिश्यू कनेक्ट करके रखता है? तो लिगामेंट्स कनेक्ट करके रखता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपको सूची दी हुई है, इसको आपको मिलाना है। ब्रेस्ट बोन को क्या कहते हैं? कॉलर बोन को क्या कहते हैं? नी कैप, शोल्डर ब्लेड, ये सब हैं क्या, ठीक है, इसको आपको जो है मतलब बताना है। तो ब्रेस्ट बोन क्या है? स्टर्नम है, ठीक है, ब्रेस्ट बोन कौन सी होती है? स्टर्नम। आपके कॉलर बोन कौन सी होती है जिसे आप हिंदी में जत्रुक बोलते हैं? हाँ, अच्छा, कुछ लोगों को ये कि मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलती हूँ, मैं बायलिंगुअल पढ़ाती हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ाती हूँ, हिंदी में भी पढ़ाती हूँ, क्योंकि काफी सारे बच्चे मेरे पास हिंदी में भी हैं और काफी सारे बच्चे इंग्लिश में भी हैं जो बेचारे ये कहते रहते हैं मैम आप इंग्लिश में नोट्स दो, इंग्लिश में नोट्स दो। मैं इंग्लिश में तो प्रॉपर नोट्स नहीं दे सकती, लेकिन मैं बायलिंगुअल पढ़ाती हूँ, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जो ब्रेस्ट बोन है उसे उरोस्थी बोलते हैं ना, उरोस्थी बोलते हैं, इसको स्टर्नम, हिंदी में स्टर्नम ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी स्टर्नम बोलते हैं। जत्रुक, कॉलर बोन, इसको क्लेविकल बोलते हैं। क्या हो गया? ये क्लेविकल हो गया, ठीक है, आपके कॉलर बोन। नी कैप, नी कैप कौन सी होती है? आपके जानू फलक, तो पटेला बोलते हैं उसे। लास्ट आपकी कौन सी बची? शोल्डर ब्लेड, इसको स्कंद फलक बोलते हैं, तो इसको स्कैपुला बोलते हैं। इसका जो मैच हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? स्कैपुला से।
तो ये इसको ऐसे ही, जो लास्ट साइड वाले हैं वो तो इंग्लिश में भी हिंदी में ऐसे ही लिखे जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ब्रेस्ट बोन उरोस्थी, कॉलर बोन जत्रुक, नी कैप जानु फलक और शोल्डर ब्लेड स्कंद फलक, ये इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन। नीचे दो आपके सामने अजर्शन दिए हुए हैं कि मानव शरीर जो है आपके सेल्यूलोज को पचाने में, मतलब आपके क्या कहते हैं, जो सेल्यूलोज क्या होता है जिसको हम फाइबर बोलते हैं ना, फाइबर, हाँ, उसको पचाने में जो है अक्षम है, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी में। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्यों, रीजन क्यों है? मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम जो है डायस्टेज विद्यमान रहता है, मतलब स्टार्च का जो डाइजेशन है वो डायस्टेज नामक कोई एंजाइम करता है। डायस्टेज आपने आज तक सुना है? डायस्टेज तो हमने नहीं सुना, हमने तो कुछ और ही सुना है एंजाइम। ठीक है, तो सलाइवरी डायस्टेज जो है, मतलब दोनों बातें सही हैं, बिल्कुल ठीक है, डायस्टेज एंजाइम भी प्रेजेंट रहता है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए का क्या कर रहा है, सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। देखिए, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, लेकिन बातें सही हैं। सेलुलोज को पचाने के लिए एंजाइम नहीं पाए जाते, लेकिन स्टार्च अपघटन एंजाइम जो लाइरी, जिसको आप सलाइवरी डायस्टेज बोलते हैं, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मनुष्य की लार में पाया जाता है। दोनों कथन सही है, लेकिन डायस्टेज की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होगा, यह बात गलत है। ठीक है, मतलब दूसरी बात जो है पहले की बिल्कुल भी व्याख्या नहीं कर रहा है। हमारी बॉडी में जो सेलुलोज है, जो फाइबर है, वो पचता ही नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन के बारे में अब आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, उस पर विचार करना है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। हीमोग्लोबिन क्या ब्लड में ऑक्सीजन को आपके ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिशन करता है? लौहयुक्त यौगिक है, क्या इसमें आयरन होता है? क्या यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, मतलब आपके जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है? बताइए, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शंस यहाँ हैं आपके सामने, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके 1, 2 एंड 4। ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन करने में हेल्प करता है, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, ये ब्लड को रेड कलर प्रदान करता है, जिसकी वजह से इसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है, क्योंकि हीम नामक लाल रंग होता है जो कि जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक है, जबकि रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम WBC करती हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स करती हैं, इसलिए उन्हें वीर सिपाही की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं? सब कुछ करती हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती हैं, इंपॉर्टेंट काम, आयरन भी है और रेड कलर भी देते हैं, लेकिन जहां बात प्रतिरक्षा की आ जाती है, इम्यूनिटी की आ जाती है, वो WBC करती हैं, वो RBC नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो किसमें उपजती है, मतलब डेवलप किसमें होती है? हृदय में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं स्टूडेंट जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं, इसे ही तो पेस मेकर सेल्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? पेस मेकर सेल। तो ये हृदय से ही आपके जो है डेवलप होती हैं। ठीक है, हार्ट से ही डेवलप होती हैं, हार्ट में आपके पेस मेकर पाया जाता है। हार्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? जो आपके ब्लड ग्रुप्स होते हैं ना, ए बी और ओ, इनकी खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, विलियम हार्वे ने की थी, या आपके रॉबर्ट कोच ने की थी, या कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन, मनुष्य के ब्लड का पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू भी मैंने पढ़ाई हुई है, एसिड एंड बेस वाली वीडियोस देखिएगा, पीएच वैल्यू पढ़ाई गई है। तो कितना पीएच मान होता है? 6.4, 4.8, 7.4, 8.4 या 6.2? तो 7.4 या 7.35 टू 7.45 के मध्य जो है आपके ऑप्शन यहाँ पे, इन सब में ये सही है। वैसे आप 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच के जितने भी अगर आपको आंकड़े मिलते हैं तो वो सही है। एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस से पीड़ित रोगियों का पीएच लेवल इससे अलग होगा। जिनको एसिड की प्रॉब्लम होगी उनका अलग होगा, एल्कलोसिस का अलग होगा। ठीक है, पीएच वैल्यू यही तो बताता है ना कि कोई भी पदार्थ कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, तो वो हमारा जो है वो 7.4 होता है, और जिसको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका अलग होगा, नॉर्मल यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट होता है? प्लाज्मा पाया जाता है ना ब्लड में, तो किसके द्वारा आपके जो है एंटीबॉडीज का निर्माण होता है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल या न्यूट्रोफिल? तो लिम्फोसाइट, प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होती हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। मतलब जो हमारे ह्यूमन में जो आपके वृक्क पाया जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं ना, किडनी का नॉर्मल फंक्शंस कौन सा नहीं है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मतलब ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण, ब्लड में यूरिया को छानकर बाहर निकालना, कई हार्मोन का स्त्रावन करना। देखिए जो ब्लड की बात सबको सही है, वाटर का नियंत्रण करता है, यूरिया को छानता है, हार्मोन का स्त्रावन करता है, लेकिन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण नहीं करता। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद नहीं करता, वो आपके पैनक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन करता है। बाकी सारे काम आपके पहला, तीसरा और चौथा जो है वो आपके ठीक है, जबकि दूसरा नहीं ठीक है, इसलिए आंसर नंबर 2 होगा। ठीक है, समझ में आ गया, आंसर नंबर 2 होगा, क्योंकि पूछा है कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। मतलब किडनी से कितना जो हर मिनट कितना ब्लड जो है प्रवाह होता है। तो आपको पता है किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो मेन फंक्शन है वो डायलिसिस का है, मतलब ब्लड को प्यूरिफाई करने का है, और शरीर से जितने भी टॉक्सिक पदार्थ हैं उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकालना होता है। तो 1500 लीटर ब्लड की शुद्धि होती है। अब एक बार जब मैंने स्टार्टिंग में ये टॉपिक पढ़ाया था ना, तो एक बड़ा सिली सा क्वेश्चन मुझसे पूछा था किसी ने कि 5 से 6 लीटर तो ब्लड होता है, और आप बोल रही हैं कि 1500 लीटर प्यूरिफाई करता है। तो क्या 5 से 6 लीटर ब्लड पूरे दिन में एक ही बार प्यूरिफाई होता है? मैं उससे ये पूछना चाहती थी, लेकिन चलिए ठीक है, सबका अपना अपना सेंस है, कॉमन सेंस जिसके पास जैसा होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 1500 लीटर ब्लड शुद्धि करता है मानव का वृक्क, ह्यूमन का किडनी, प्रतिदिन रोज, मतलब रोज लगभग 1500 लीटर। ठीक है, जिसमें 1.5 लीटर तो यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी जो प्रति मिनट पूछी गई है रक्त प्रवाह वो 1200 सीसी होती है। कितनी होती है? 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है इसमें से, किडनी में से, प्रति मिनट, हर मिनट। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको एक क्वेश्चन। बहुत संभाल के, बहुत आराम से कीजिएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अपोहक किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो मेरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अपोहक का मतलब होता है आपके डायलाइजर। ठीक है, जिसकी डायलाइजर किसके लिए यूज किया जाता है? किडनी के लिए। ऑब्वियसली उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस बोलते हैं। जब किसी भी वजह से जो आपकी किडनी होती है वो खराब हो जाती है और वो ब्लड को साफ नहीं कर पाती है, तो साफ करने हेतु उसमें एक ऐसा उत्सर्जी पदार्थ मतलब अपोहक डायलाइजर लगाया जाता है जो डायलिसिस की प्रोसेस करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके बी सही हो जाएगा, वृक्क मतलब किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कौन नियंत्रित करता है हमारे शरीर में? बताइए, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या फिर आपके मेडुला? तो आपके हाइपोथैलेमस जो होती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, हाइपोथैलेमस पाया जाता है ब्रेन में, वो जो है आपके शरीर के बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी जो है ग्लैंड्स पढ़ाई हुई हैं, वो देखिएगा। रिफ्लेक्सेस एक्शंस हमारी बॉडी में होती है। इसका कंट्रोल सेंटर कहाँ होता है? नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रामस्तिष्क मतलब सेरिब्रम में, अनुमस्तिष्क मतलब सेरिबेलम में, कशेरुक रज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड भी बोलते हैं ऐसा, या तंत्रिका कोशिका नर्व सेल में। तो शरीर में जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनका जो कंट्रोल होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। इसी में स्टिमुलस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और अनकंडीशनिंग और कंडीशनिंग एक्टिविटीज होती हैं। जैसे हमारे पैर पर अगर कांटा लग गया तो हम तुरंत पैर को पीछे खींच लेते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। समझ में आ गया? तो वो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको कंट्रोल करता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि ब्रेन डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से कौन सा भाग निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? अब मैं समझाती हूँ निगरण और उल्टी ये नियमन सब क्या बोल रहा है। देखिए, गिव मी 1 मिनट। मैंने इसके बारे में अच्छे से लिखा था, इस क्वेश्चन के बारे में। हाँ, उल्टी का मतलब हो गया आपके वॉमिटिंग, और निगरण का मतलब हो गया सोलोइंग, भोजन का निगरण करना, भोजन को निकलना, स्वैलो करना। इसके अलावा हार्ट बीट, कफिंग और स्नीजिंग, इन सब का नियमन केंद्र जो होता है वो मेड्यूला ऑब्लागेंटा होता है। ठीक है, कौन सा होता है? मेड्यूला ऑब्लागेंटा। अब मैं समझाती हूँ। देखो, जो ह्यूमन का ब्रेन होता है
वो बहुत सी गतिविधियों का संचालन नियमन करता है, मतलब हमारी ऑल ओवर बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे ब्रेन का एक पोस्टीरियर पार्ट है, एक मतलब पिछला आगे का पार्ट है, एक पीछे का पार्ट है। तो जो पश्च मस्तिष्क होता है, मतलब जो हाइंड ब्रेन होता है, उसमें रोम्बिनसेफ्लॉन के अंतर्गत जो आपके मेड्यूला ऑब्लांगेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे आप लोग मेड्यूला कहते हैं नॉर्मली। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है और ये ऊपर की ओर से पोन्स और नीचे की ओर से आपके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। तो यही जो है भोजन को स्वेलो करना, वॉमिटिंग, हार्ट बीट की दर है, आपकी कफिंग है, स्नीजिंग है, इन सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, मतलब इसका नियमन केंद्र होता है, ठीक है। तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा इसका आंसर हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको इतने डिटेल में लिखा था आपको समझाने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क से मतलब किडनी से मूत्र की मात्रा का निस्तारण आपके जो है वो कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एडीएच, सारे हार्मोन्स पढ़ाए हुए हैं इस आपके एंडोक्राइन सिस्टम में, जरूर देख लीजिएगा। तो एंटी डायरेटिक जो पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच हार्मोन का स्राव होता है, ये हार्मोन आपके किडनी से मूत्र की मात्रा के मतलब किडनी से निकलने वाली जो यूरिन का मात्रा का जो निस्तारण है, कंट्रोल है, तो उत्तरदायी है कौन सा? एडीएच हार्मोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इस वीडियो का, पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका के संघ है? पीतपिंड किसे बोलते हैं? पीतपिंड मांस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मांस को। और ये सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? ये सेल्स आपके स्टूडेंट अंडाशय मतलब ओवरीज में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? अंडाशय, ओवरी में पाई जाती हैं। हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, कार्पस ल्यूटियम और सब कुछ पढ़ लीजिएगा। ओवरी में आपके सेल्स पाई जाती हैं, सेल्स की एक बहुत बड़ी मास मतलब सहंती पाई जाती है, जिसे आपके पीतपिंड कहते हैं। तो जो फीमेल्स होती हैं, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स और इसमें जो ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है, जिसमें कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो पीत ग्रंथि का विकास होता है। इसी से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। और पीतपिंड कहाँ पाई जाती है, और ये क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली वीडियोस को देख लीजिएगा, हार्मोन्स वाली वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको हेल्प करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। एटलीस्ट लाइक तो कर दिया करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियोस को जम के शेयर करो, ये आपका काम है, आप लोग कर दिया करो। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट अलग क्वेश्चंस के साथ, आपको प्रैक्टिस कराती रहूंगी मैं। चलिए अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक सब अपना ध्यान रखना, बाय बाय।